अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कैलकुलेट किया था और उससे हमने तीन फार्मूलाज जो थे वो ड्राइव किए थे। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड आई थी उसमें एंड में हमने ये तीन रिलेशन जो थे वो लिख लिए थे कि वी आर एम एस 3 KT/m, दूसरा जो था वो 3 RT/m, और तीसरा जो था वो 3 P/रॉस है। यानी कि दो में अगर आप देखें तो टेम्परेचर मोलर मास और टेम्परेचर और सिंपल मास से रिलेटेड है, और दोनों के कांस्टेंट डिफरेंट थे। एक में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एक एक में जनरल गैस कांस्टेंट है। और जो तीसरा रिलेशन था उसके अंदर वी आर एम एस को हमने प्रेशर के साथ और डेंसिटी के साथ क्या किया था, रिलेट किया था। आज इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको ड्राइव करेंगे कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास 16.2 एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जब बात होती है तो हम जानते हैं कि एट एस टी पी जो आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 273 केल्विन। और इसी तरह से अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर आपके पास स्टैंडर्ड होता है 1.015 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। इसको अगर आप एक्सपोनेंट 5 पास्कल से याद कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 1.015 सिंपल एक वन ही है। उसके बाद उन्होंने आपसे कहा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है किसकी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये करते हैं कि जो भी आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है उसको आप डिवाइड कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। और इसको आपने डिवाइड कर देना है एवोगाड्रो नंबर से। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 32 एक्सपोनेंट -3 kg। और इसको आप डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मास मिल जाता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी वैल्यू, 5.3 जी जी, 5.3 एक्सपोनेंट -26। 5.3 एक्सपोनेंट -26। और ये आपके पास क्या हो गया, मैथ। अब आप देखें कि हमने जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट की उसके अंदर जो स्मॉल एम वाला फार्मूला था वो ये था, V RMS इज इक्वल्स टू रूट, और यहाँ पर आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है KT डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। और K की वैल्यू कांस्टेंट है 1.38 एक्सपोनेंट -23। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे वैल्यूज की और कैलकुलेट कर लें 1.38 एक्सपोनेंट -23, टेम्परेचर 273, मैथ आपके पास है 5.3 एक्सपोनेंट -26। तो कितना आंसर आ गया यहाँ से, सर 461.78। 461.78 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट कर ली ऑक्सीजन की। इसी तरह किसी भी गैस की हमने कैलकुलेट करनी होगी तो सेम आपके पास है, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहा हुआ है तो वो तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ आपने क्या चेंज करना है, मैथ चेंज करना है बस, हर एक गैस के लिए। फिर इसी तरह एग्जांपल, जी जी बोला। 7889 है तो हम इसको 79 लिखेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ दें? 7889 है, यस सर। तो 79 लिख दें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, इसके अंदर।
7889 को 79 लिख दें, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब 2 या 3 जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं ना, उनमें आपने कोशिश करनी होती है कि जो आपके पास एक्यूरेसी आ रही है उसी को सॉल्व यूज़ करें, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके Yes. बाद फिर है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये इन्होंने इनको मैग्नीट्यूड्स दे दी हैं स्पीड के। कहते हैं कैलकुलेट दियर एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आपने क्या करना है, इनकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और उसके बाद फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड को आपस में ऐड करते हैं, और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 4 हैं, उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 + 2 6, 6 + 6 12, 8 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड आ गई जो कि हमारे पास गिवन थी, और उसका हमने सिर्फ क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। अब हम निकालते हैं क्या, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसका हमने कल फार्मूला ड्राइव किया था रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, और इसको हम यहाँ पे इसी तरह लिखते हैं VRMS इज इक्वल्स टू रूट, और यहाँ पर अब होगा V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर एंड V4 स्क्वायर, और इसको हमने 4 से क्या करना है, डिवाइड। तो अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर अगेन। तो मैं ज़रा अगर इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं कि 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 16 + 4 20, 36 और 64 90, कितना हो जाएगा ये, Sir, 5.4772. 5.477 Two. 2। चलो 2 को हम इग्नोर कर देते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास 5.48 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने एवरेज स्पीड निकाल ली, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गई, ठीक है। उसके बाद Yes. कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखें ऊपर हमने वहां पर कैलकुलेट की थी क्या, ऑक्सीजन के लिए, और अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, नाइट्रोजन के लिए। तो अगेन उसी तरह से सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने पहले इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर अब नाइट्रोजन के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो फार्मूला सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास लिखना है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो जो मॉलिक्यूलर मास है नाइट्रोजन का वो है 28, और इसको आप उसी तरह लिख सकते हैं एक्सपोनेंट -3 kg डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। और आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4.648 exponent -23. एक्सपोनेंट -23। अच्छा, और इसको फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला वी आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, 3 k की जगह 1.38 एक्सपोनेंट -23, एक्सपोनेंट -23। जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड है 273, और डिवाइडेड बाय जो आपके पास मैथ आया वो आया है। Yes, sir. चलें आप ज़रा सॉल्व करके बताएं इसके अंदर VRMS क्या आ जाएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 493।
ठीक है, अभी जो कुछ ये लिखा हुआ है ना सामने, इसको मैंने अभी कैलकुलेटर में डालकर देखा है, तो ये आंसर आ रहा है 4493.115 मीटर पर सेकेंड आपका। तो अब हमारे पास आता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। तो देखें, जब हम इसको ड्राइव करते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को, इससे पहले भी हमने टेम्परेचर का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन किया हुआ है, लेकिन वो हमने किया था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। अब हमने इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के जरिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उसके साथ भी रिलेशन है, और टेम्परेचर का भी इसी तरह से रूट मीन स्क्वायर स्पीड के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है, जैसा कि अभी हमने फार्मूला लिखा हुआ था। तो अब हमने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए टेम्परेचर का और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशन ड्राइव करना है। तो इसके अंदर हम इसके बारे में लिख सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट ये होगी कि इट इज़ द एवरेज इट इज़ द एवरेज एनर्जी each molecule of an ideal gas of an ideal gas has because of its straight line motion, and it depends on and it depends on temperature, only on temperature। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो आपके पास मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेट लाइन मोशन है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जिसको हम लिखते हैं इस तरह से थे कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली बराबर होती है किसके, हाफ एम और वी स्क्वायर के। ठीक है, और यहाँ पर जो वी स्क्वायर है उसको हमने इस तरह से कैलकुलेट किया था कि पुटिंग वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 kT/m। इसको अगर मैं रूट लूंगा तो वही रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। और जब मैं इसको पुट करता हूँ वी स्क्वायर की जगह, तो यहां पर आपके पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम, और ये आपके पास हो गया 3 kT/m। अब अगर आप यहां से देखें तो ये m और ये m आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और फिर हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 k और ये t। अब यहाँ पर अगेन आपको नजर आ रहा है कि ये जो 3/2 k है वो कांस्टेंट है। तो इसके अंदर अगर 3/2 कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/2 k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और k जो है वो आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा या एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, तो जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसके अंदर हमने क्या किया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के जरिए इस रिलेशन को ड्राइव किया। अब यहाँ पर देखें, तीन चीजें हैं जो कि आपने समझनी है। एक क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जिसको आपने कैसे निकाला कि वी एवरेज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं VN तक कर देता हूँ। तो ये एवरेज स्पीड, ये तो एक जनरल आपके पास अरिथमेटिक मीन है कि आपने अगर एक ब्रॉडर पिक्चर को देखना है कि तमाम गैस मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड क्या होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस, तो हम अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं। फिर हमने निकाला मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड। अब मीन स्क्वायर स्पीड को
अगर आप देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेट होती है, ठीक है। लेकिन इसको हम सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसकी फिजिकल मीनिंग नहीं बनती है। क्योंकि देखें काइनेटिक एनर्जी के साथ मीन स्क्वायर स्पीड ही है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मीन स्क्वायर स्पीड जब आप निकालते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर कहाँ तक था, vn स्क्वायर तक। लेकिन इसकी फिजिकल मीनिंग इसलिए नहीं बनती है क्योंकि अगर आप देखें इसकी डायमेंशन अगर निकालें तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन इस फार्मूले से हमारे पास स्पीड क्या आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व करने में मदद देती है और काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करने में मदद देती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर आप देखें तो ये फार्मूला हमारे पास जो गिवन है वो इसी तरह से है ना। ये देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, ये मीन स्क्वायर स्पीड है। तो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली रिलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हैं। लेकिन जब हम इसका ले लेते हैं रूट, तो फिर आपके पास क्या बन जाती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड से फिर ये जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाता है। और अब ये आपको जो है वो फिजिकल मीनिंग भी देने लगती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और उसको फिर हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे कि हमने इसका रूट ले लेना होता था। तो हम लिखते थे VRMS इज इक्वल्स टू रूट, और यही आपके पास वैल्यूज v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर एंड vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपको माइक्रोस्कोपिक जो क्वांटिटीज़ हैं उनको रिलेट कर कर देती है, किसके साथ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इसलिए हम यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं इन तमाम रिलेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो इसके अंदर ज़रूरी थी जो कि आपको समझनी चाहिए, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।